भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे ना, जब हमारी एमपी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी जब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे स्पेशल, है ना। चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो अपवाह तंत्र है तो उसके बारे में टॉपिक लिख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें ताकि हमें फिक्स हो जाए कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ये टॉपिक हमारा पढ़ने वाला है ना। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह। दूसरा पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लेना इसको, अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है ना। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम और इंट्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। सिस्टम भी आता है कई जगह, पैटर्न भी आता है ना, तंत्र। हिमालय ड्रेनेज रिवर के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुला प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज। डिफरेंस बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुला रिवर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक कुछ समझाया भी नहीं अभी। इसमें टाइप्स है ना, इसमें क्लासिफिकेशन, उसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना। इसमें टाइप में अलग अलग पढ़ेंगे हमें ना। अब यहाँ पर कितने पॉइंट लिखाए हमने? 6 पॉइंट लिखाए थे, उसमें 6 पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? एक एक से पढ़ेंगे ना। अब हमें समझ में आ गया कि जो हम अपवाह तंत्र पढ़ने वाले ड्रेनेज सिस्टम, उसमें हमें पॉइंट कौन कौन से पढ़ने हैं ना। ठीक, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सा रहेगा हमारा? अपवाह ड्रेनेज। ओके, रिमूव कर दे इसको। ओके, दूसरा कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। दूसरा, थर्ड में पढ़ेंगे हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। फोर्थ में टाइप्स पढ़ेंगे इसके। फिफ्थ में जो हिमालय का, देखो
फिफ्थ और सिक्स्थ की जो बात करेंगे ना, तो अपवाह तंत्र हम दो प्रकार से पढ़ते हैं हमारे इंडिया में। एक तो हिमालय का अपवाह तंत्र, जो हमें किसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ऊपर वाली नदियों की बात करें ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। ओके, जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और उसके नीचे जो कोस्ट पेनिनसुला की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे ना, और फिर इनके बीच में नदियों में अंतर भी पढ़ेंगे ना, क्या क्या डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हम बारीकी से एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ड्रेनेज अपवाह की बात करेंगे। अब अपवाह में ये देख लीजिए सबसे पहले, अपवाह क्या होता है, नदियों की एक ही दिशा में बहने से, सॉरी, नदियों की एक ही दिशा में जो नदी क्या करती है, अपनी एक ही दिशा में क्या करती है, गति करती है। वो इधर उधर अपने मार्ग से नहीं भटकती है, वही क्या कहलाता है, उसका अपवाह कहलाता है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, नदी क्या है, अपने मार्ग में ही क्या करती हो, गति करती हो, उसे क्या कहेंगे हम, अपवाह कहेंगे। सिर्फ अपने मार्ग में ही, अगर वो इधर उधर अगर गति करेगी तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, अपवाह नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, कोई भी नदी है, वो क्या करती है, सिर्फ अपने ही रूट में क्या जा रही है, वो गति कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे नाली में जाता हुआ पानी, एक नाली बनी हुई है, अब नाली में क्या, वो पानी जो गति कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने रूट में ही गति कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, एक तरह से प्रवाह मान लीजिए, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है अपने रूट में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका अपवाह। गति कैसा करना चाहिए, वो अपने ही मार्ग में गति करनी चाहिए, है ना, वो पानी। दूसरा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, है ना। देखो फिर से समझते हैं अब, ये कोई नदी बह रही है अपने, है ना, अपने मार्ग में, ओके। इसमें भी कई सारी क्या है, सहायक नदी आके मिलती है, मिलती है। जैसे हम देखते हैं, सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, गंगा का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, पेनिनसुला की गोदावरी अपवाह तंत्र का पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य नदी होती है, उसमें कई सारी अन्य सहायक नदी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र, है ना। एक मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियां आके क्या करती हैं, गति करती हैं, उसे क्या कहेंगे हम, अपवाह तंत्र कहेंगे। यानी कि इसका अपवाह तंत्र कई सारी नदी के इसमें आकर मिल रही है ना। दूसरा थर्ड पॉइंट होता है इसमें, ड्रेनेज बेसिन। अपवाह द्रोणी, इसके बारे में सुना होगा, बेसिन। अपवाह द्रोणी का मतलब ये होता है, जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया अफवाह, अफवाह की बात करें तो क्या होता है, उसमें नदी का जो पानी अपने मार्ग में ही क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। दूसरा, उसमें जो जाल फैला हुआ है ना, उसे क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। अपवाह वैसे नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपवाह तंत्र, जहां तक उसका क्या फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है ना। और जो अपवाह द्रोणी की बात कर रहे हैं ना हम, अफवाह ड्रेनेज बेसिन की, अब ये जो अफवाह है आपका कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक वो ये बेसिन बना रहा है अपना,
उसे बोलेंगे हम अपवाह द्रोणी। यहाँ सिर्फ द्रोणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपवाह द्रोणी की बात कर रहा, यानी ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ तक फैला हुआ है ना, यहाँ इसकी बाउंड्री कहीं तक फैली तो होगी ना। जैसे बोलते हैं यहाँ पर अपवाह द्रोणी है ना, या फिर ड्रेनेज बेसिन है, तो यानी कि जो नदी है ना जो गति कर रही है, तो इसका बेसिन कहाँ तक है। तो जैसे कि हम बात करें सिंधु नदी की है ना, सिंधु नदी आपकी मानसरोवर झील से कहाँ तक बह रही है, आपकी अरेबियन सी तक जा रही है। लेकिन ये अरेबियन सी तक जा रही है, ये तो उसकी होगी मुख्य नदी। लेकिन कई सारी ये क्या है, सहायक नदी अभी आके मिल रही है, लेकिन इसका कहाँ तक जो एरिया फैला हुआ है। ओके, अपवाह द्रोणी मतलब, तो उसका अपन जब सिंधु नदी पढ़ेंगे ना, उसका मैं बताऊंगा कहाँ तक कौन सा एरिया फैला हुआ है। हाँ, एग्जाम्पल ही तो मैंने बताया आपको। जैसे कि नीचे अपन, नहीं, अरब सागर तक तो हो गया, चलो मानसरोवर झील से स्टार्ट हुआ, अरब सागर तक हुआ है। अब इसके उत्तर में भी नदियां हैं और इसके दक्षिण में भी नदियां, जैसे दक्षिण में पढ़ते हैं ना इसके झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज वगैरह नदी पढ़ते हैं, और भी इसके ऊपर में जो नदियां पड़ती है, ये इसका जो बेसिन फैला हुआ है ना, उसे बोलेंगे हम अपवाह द्रोणी। हाँ, पूरा एरिया जो फैला हुआ है ना, उसको बोलेंगे। फोर्थ वाला क्या है आपका, कैचमेंट एरिया की बात की जाती है इसमें, जल ग्रहण क्षेत्र। 3 पॉइंट क्लियर हुए आपको। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी हमें कहीं कहीं आ जाती है, एक एक दो दो नंबर में तो हमें बता सकते हैं। फोर्थ वाला कौन सा, जल ग्रहण क्षेत्र, जहां जहां से जो जल आ रहा है आपका और एक जगह आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जल ग्रहण क्षेत्र। इसके शब्द पे जाइए, शब्द से ही क्या हो रहा है, इसका स्पष्ट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जल को ग्रहण कर रहा है ना, कैचमेंट एरिया। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, हाँ, अब इसमें कहीं इधर से जो जल आ रहा है आपका, किसने पूछा, ओके, इसमें पहली बार में क्या हुआ, प्रवाह में तो ये नदी गति कर रही है, अपवाह तंत्र में हमने अपने पढ़ा था, इसमें कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब जो नदी का जो तंत्र बना हुआ है ना, वो कहाँ तक फैला हुआ है, जो हमने बेसिन में पढ़ा था। अब इसका पूरा एरिया टोटल कवर कर लिया था। अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट पढ़े, वाटर सॉरी कैचमेंट एरिया की, अब यहाँ पर जो मुख्य नदी है उसमें जल कहाँ से आ रहा है ना, उस वाले को कहते हैं वाटर डिवाइडेड, जल विभाजक। ये भी पॉइंट आपने सुना होगा कहीं न कहीं। जल विभाजक क्या है, एक उच्च भूमि दो नदियों को क्या कर देती है, अलग अलग डिवाइड कर देती है, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। जैसे कि ये नदी आ रही है कोई बहकर, अब यहाँ पर क्या आ गई, कोई उच्च भूमि आ गई, अब इस नदी को क्या कर देती है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हम बता सकते हैं ऐसा एक उच्च स्थान या ऐसा स्थान जो एक नदी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती हो, 2 भागों में डिवाइड कर देती है ना, वो क्या कहलाएगा आपका, जल विभाजक क्षेत्र बोलेंगे उसको। किसमें, कैसे कैसे, देखो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होना है ना, बांट बोल सकते हैं, विभाजक होता है ना वो, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब वही विभाजक वाली बात की जा रही है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी नदी अपने मार्ग में बहकर आ रही है, अगर उसके बीच में कोई ऐसा उच्च स्थान आ जाए, उच्च भूमि आ जाए, तो उसके जल को क्या कर दे, वो 2 भागों में बांट दे। ओके, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना सिंधु नदी तंत्र है ना,
तो सिंधु नदी तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, उसके बीच में कई सारे स्थान आ जाते हैं, तो अलग अलग नदी बटी हुई है। इसी प्रकार से चलो यहाँ एग्जाम्पल नहीं समझते, नदी में हम पढ़ते हैं कई सारे ऊंचे ऊंचे स्थान आ जाते हैं, इससे लंबे समय तक पढ़े हमें ना। तो ऊंचे जो उच्च भूमि आ जाती है तो पानी को क्या कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, फिर आगे जाके वही जाके मिल जाती है ना, आगे जाके ये क्या है उसी स्थान में मिल जाएंगे ना। तो इसने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में तो 2 पार्ट्स में बांट दिया ना उसको, जल का क्या किया, विभाजन किया है। बिल्कुल बोल सकते हैं। विंध्याचल को आप इस तरह से बता सकते हो कि हिमालय जो नदी तंत्र है और आपका जो प्रायद्वीप नदी तंत्र है ना, उसको क्या किया उन्होंने, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जल विभाजक का कार्य किया उन्होंने। जिस तरह से हम पढ़ सकते हैं, सतपुड़ा नदी की बात करें, सॉरी सतपुड़ा रेंज की बात करें, ये किस किस को बांटती है, आपकी नीचे ताप्ती नदी आपकी, ऊपर कौन सी है आपकी, नदी है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल जरूर बताना सर। एक होता है आपका प्रतिरूप, को क्या बोलते हैं हम, नहीं नहीं प्रतिरूप, इसको देख लेना हिंदी में, वो इंग्लिश में है ना, देख लेना उसको, प्रतिरूप, नदी का प्रतिरूप है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम कई जियोमेट्री यानी कि आकार पढ़ते हैं ना, इसमें भी नदी बहकर जाती है ना। जियोमेट्री का मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यामिति, हिंदी में बात करें ज्यामिति, ज्यामिति में कई सारी आकृति आ जाती है ना, उसमें भी हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से ट्रेंगल भी बना सकती हैं वो, है ना, समकोण में भी बेच सकती है ना, कई सारी बनाती। तो आप एक पॉइंट लिख दोगे उसमें समझ जाएगा वो, ये किस प्रकार की आकृति बनाती है, आपकी ज्यामिति है ना, जियोमेट्री। किसका, प्रतिरूप वाला, ज्यामिति का इंग्लिश जियोमेट्री बोलते हैं ना इसको, ज्यामिति है ना। तो इस प्रकार से नदी का क्या पढ़ा हमने, सिर्फ अपवाह पढ़ा है, इस तरह से क्या करती है नदी, अपने मार्ग में गति करती है ना। तो यहाँ तक पूरा क्लियर आया ये समझ में, अगर नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। इसमें क्या आता है, जल मतलब जैसे अपन बोल सकते हैं, इधर से भी जल, इधर से ये चारों तरफ से क्या आता है, जल आता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो हो ना उसे, देखो एक मेन नदी में मिलेंगे, देखो सहायक नदी एक अलग चीज होती है, नदियों का आना अलग होता है, एक पानी का अलग आना होता है, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि पेड़ लगाने से क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर वाटर अधिक होगा, अगर आप पेड़ अगर अधिक लगाओगे तो वहां पर वर्षा अधिक होगी है ना, वर्षा अधिक होगी तो वहां पर पानी कहाँ आएगा, आपका एक भूमि में इकट्ठा हुआ है ना, तो इससे उसका जो एक एरिया है तो वो क्या होगा, बढ़ेगा ना खेत में। बिल्कुल है ना, देखो वहां पेड़ लगाएंगे तो वहां पर क्या होगी, अधिक वर्षा होगी है ना, समझ पा रहे हैं ना। जहां पर जंगल होता है वहां पर पेड़ वगैरह होते हैं, वहां पर अधिक वर्षा होती है नहीं होती है, इसलिए उसका कैचमेंट एरिया क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये वाले टर्म समझ में आए सभी को। द्रोणी कहाँ, किस पॉइंट में है आपका,
अपवाह द्रोणी है ना, ये प्रतिरूप। अभी प्रतिरूप समझ में नहीं आया आपको? देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इसको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, है ना। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया है आपको कि ये प्रतिरूप क्या होता है, तो इसकी जियोमेट्री क्या होती है, उसकी आकृति होती है। जैसे सरिता, सरिता को अगर देखा जाए तो सरिता किसे कहते हैं हम? नदी का ही क्या है, पर्यायवाची है ना। तो इस प्रकार से टर्म आ सकती है, तो उनको अभी हमें पता होना चाहिए ना। तो ये तो हो गया हमारा अपवाह के बारे में। दूसरा बताया था मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ओके, अब इसका जो अपवाह तंत्र है, जो उसका वर्गीकरण किया हमने, तो 2 पार्ट्स में करेंगे इसका, है ना। क्लासिफिकेशन, है ना। कंकॉर्डेट, डिस्कॉर्डेट। चलो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं पहले तो। क्रमबद्ध अपवाह तंत्र और एक कौन सा होता है, अक्रम, हिंदी में बात करें अक्रम अपवाह तंत्र। अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र में क्या होता है, जैसे कोई नदी फ्लो कर रही है ना, तो वो क्या है, अपने ही मार्ग में क्या करेगी, गति करेगी। यानी कि समझ सकते हो, वो चाहे उसका मार्ग टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ क्या करेगी, वो मूव करेगी, है ना, गति करेगी। जिस प्रकार से इस प्रकार से कोई मार्ग बना हुआ हो नदी को, तो नदी क्या करती हैं, अपने ही मार्ग में क्या करेंगी, वो गति करेंगी, ना कि वो इधर उधर जाएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रमबद्ध अपवाह तंत्र, यानी कि अपने ही क्रम में क्या करेंगे, वो गति करेंगे। ओके, और जबकि अक्रम अपवाह तंत्र की बात करें, तो ये अपने क्रम में गति ना करते हुए क्या करेंगे, अगर इनके बीच में कोई मार्ग आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, ये काट देंगे, और उस मार्ग को काटते हुए कहाँ जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्रमबद्ध की बात करें तो क्रमबद्ध में क्या होगा, जो पेनिनसुला की बात करें हम, प्रायद्वीप भारत की, जो उसकी नदी जो गति करती है वो किस में करती है, आपकी क्रमबद्ध अपवाह तंत्र में। ओके, जबकि हिमालय क्षेत्र वाली बात करें हम, तो वो किस में गति करती है, आपकी अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर से जब नीचे नदी आती है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र देखा होगा अपने, और सिंधु के बारे में सुना है ना। तो ये नदी क्या करती है, अपने जैसे मार्ग में उच्च स्थान आ जाए या फिर पर्वत पठार जो भी आ जाए, उसको काटती हुई कहाँ जाती है, ये आगे बढ़ जाती है ना। तो समझ में आया आपको क्रमबद्ध वाला? ओके, जल विभाजक नहीं बोलेंगे इसको, नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक यूपीएससी एस्पायरेंट्स होता है, उसको किसी ने बता दिया कि आपको पहले हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जियोग्राफी करना है, ये पढ़ना है, उसके बाद में आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यानी कि जैसा मार्ग बताया उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, फॉलो किया, और उसको तब जाके सफलता प्राप्त हुई। ठीक। और एक व्यक्ति होता है इंटेलिजेंट, एक पर्सन क्या होता है, इंटेलिजेंट। जैसे कि आपने सुना होगा कई सारे ऐसे होते हैं कि 8 से 10 साल लग जाती है उसके बाद सिलेक्शन, और कई सारे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। तो वो क्या होते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा वो अपना दिमाग भी लगा लेते हैं।
तो अपना दिमाग क्या लगाते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, हम टॉपर्स की बात सुनेंगे, टीचर्स की बात मानेंगे। तो यानी क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना भी क्या करते हैं, वो दिमाग लगा लेते हैं। तो वो जो अपना लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार हम इस तरह से ना जाते हुए हम क्यों ना इस तरह से जाएं, जल्दी भी पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो ये वाली जो कंडीशंस मैंने बताई आपको, वो कौन सी है आपकी, अक्रमबद्ध। यानी कि ये क्या करेंगे, पहाड़ों को चीरती हुई वो नदियां आगे बढ़ जाएंगी अक्रमबद्ध में। ओके, जब नहीं, दिशा चेंज नहीं करेंगे। जो हिमालय वाली रिवर है सारी, वो क्या करती हैं, पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तब किसमें, चंबल का ये इसमें आ जाएगा, वो अक्रमबद्ध में आता है। दिशा चेंज, देखो दिशा इस तरह से घूम सकती है, लेकिन उसके मार्ग में कोई आ जाए। ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें जो हम पढ़ते हैं, हिमालय रिवर की बात कर रहा हूं मैं। तो हिमालय रिवर से के पीछे एक कंडीशन है, क्योंकि वो कहाँ, उनका जो स्लोप देखा जाता है वो कैसा है आपका, हाई है ना। इसलिए वो क्या करती है, अपने जो मार्ग में जो भी आती हैं उसको क्या करती है, काटती हुई आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखो रीजन तो मैंने पिछली बार भी यही बताया था आपको, कि जो हिमालय से नदियां आती है वो क्या आती हैं, जाती हैं आपकी, वर्ष भर पानी रहता है, ग्लेशियरों से आती हैं। ओके, जो प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं वो कहाँ से आती है, बरसात के समय पर। उसमें जैसे पहाड़ियों के टाइप से जो बरसात होती है आपकी पश्चिमी घाट से इधर से इसकी ओर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर जो वर्षा होती है ना, उस समय उनमें क्या आता है, पानी अधिक आता है वर्षा के समय। ओके, जो हम बात करते हैं हिमालय वाली नदियों की, तो वहां पर ग्लेशियरों से जो नदी आती है तो उसमें क्या रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। और जो हम बात करते हैं उनके स्थान की, जो चट्टानों की बात करते हैं, वो कैसी रहती है आपकी, सॉफ्ट रहती हैं। समझ पा रहे हैं ना। सॉफ्ट से मतलब ये है कि अब जो पेनिनसुला वाली हम क्या पढ़ते हैं, चट्टाने पढ़ते हैं, आग्नेय चट्टाने, कायांतर चट्टाने, इतनी स्ट्रोंग नहीं होती है जितने कि हिमालय के क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। इसलिए वो नदियां क्या करती हैं, अपने मार्ग से ही जाती हैं। तो अपने मार्ग में जो भी आता है उसको क्या है, आगे चीरती हुई आगे निकल जाती, काटती हुई उस पहाड़ को, है ना। ये समझ में आया आपको। अब जो अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र की बात की जाती है ना, ये 4 प्रकार का होता है ना। सिंपल सा लिखना इसमें, ये नदियां क्या होती है, अपने मार्ग में गति करती हैं। और इसमें क्या बता पाएंगे हम लोग, ये नदियां जो अपने मार्ग में जो भी क्या आ जाए, पर्वत पहाड़ जो भी आए, उसको क्या काटते हुए आगे बढ़ते हैं, बस इतना समझना है ना। क्रमबद्ध वाली नदियां मार्ग नहीं बदलती, अपने मार्ग में ही जाती हैं, चाहे मार्ग कैसा भी बना हुआ है उसको, है ना। बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है। यानी कि वो काटेंगी नहीं, और काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो किस में गति कर रही हैं आपकी, प्लेन में गति कर रही हैं आपको, है ना। पीछे देख रहा है सभी को। इनको ध्यान से समझना है ना। कितनी प्रकार से बांटा हमने क्रमबद्ध नदियों को, 4 प्रकार से बांटा। कौन कौन से, अनुवर्ती, परवर्ती और प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती, है ना। कौन सी क्वेंट
सब subsequent obsequent रेसिक्वेंट। ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप। एक एक से मैं इनको बता देता हूं कि अनुवर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती, है ना। पहला बताया था मैंने आपको कॉन्सिक्वेंट, या बोल सकते हैं हम अनुव्रती, है ना। अब इसमें क्या होता है, नदी ढाल में गति करती है ना, जिस तरफ उसकी ढलान होगी ना उसी में क्या करेगी, वो फ्लो करेगी। उससे हम क्या बोलेंगे, एक डायग्राम बनाऊंगा उसमें चारों डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। अनुव्रती नदी बोलेंगे जो अपने मार्ग में क्या कर रही है, वो गति कर रही है। ओके, दूसरा अनुव्रती के बाद में मैंने दूसरा क्या बताया आपको, हाँ हाँ, परिवर्ती नदी। उसमें क्या होगा, जो नदी इसकी जो मेन नदी रहेगी ना उसमें कोई सहायक नदी आके मिलेगी ना, वो 90 डिग्री एंगल पर आके मिलेगी। ओके, ठीक है, आया समझ में। पहला पॉइंट क्या है, मुख्य नदी क्या करेगी, ढलान की ओर, यानी जिधर उसका ढलान होगा उधर क्या करेगी, वो गति करेगी। दूसरा क्या बताया, जो मुख्य नदी होगी ना उसमें जो नदी मिलेगी आपकी सहायक, वो कितना एंगल पर मिलेगी आपकी, 90 डिग्री पर मिलेगी, है ना। थर्ड मैंने बताया था आपको प्रत्यारोपित नदी, है ना। अब वो क्या करेगी आपकी, जिधर आपकी जो नदी क्या कर रही है, गति कर रही है ना। जैसे जो नदी आपकी क्या कर रही है, आपकी जिधर फ्लो कर रही है ना उधर से जाके मिले, सॉरी ये आपकी कौन सी सहायक नदी ये आके मिल रही है ना, एक नदी ये वाली मेन नदी ये हो गई अनुव्रती, दूसरी 90 डिग्री पे मिल रही है। ओके, और तीसरी जो इसकी क्या हो, विपरीत हो, कौन सी वाली नदी की, नहीं नहीं, परिवर्ती नदी के, परिवर्ती नदी की क्या होनी चाहिए, वो विपरीत होनी चाहिए ना, इस साइड में। तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रत्यारोपित नदी। एक कौन सी होती है आपकी, फोर्थ वाली मैंने बताई आपको जस्ट अभी, नवानुवर्ती। हाँ हाँ वही ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि चारों है ना वो यहीं से क्लियर होंगी आपकी। एक अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो चारों नदी क्लियर समझ में आ जाएंगी। पहले मैंने क्या बताया था, कोई नदी है वो अपने ढलान के अनुसार क्या कर रही हो, गति कर रही हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, अनुवर्ती नदी कहलाएगी। ओके, अब एक नदी है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, वो क्या कहलाएगी आपकी, ठीक है। अब एक और नदी जो हमने बात करी थर्ड वाली, प्रत्यारोपित नदी की बात करें हम, तो प्रत्यारोपित नदी क्या होगी, इसमें ऊपर से मिलेगी। ऊपर से मतलब इसके कौन सा साइड है, ये कौन सा होगा इसका लेफ्ट, और ये कौन सा होगा राइट, तो ये कौन सी कहलाएगी आपकी, और इस प्रत्यारोपित नदी के जस्ट विपरीत नदी जो मिलेगी ना वो कौन सी कहलाएगी आपकी,
विपरीत कहाँ होगा इसका? देखो प्रत्यारोपित तो ऊपर से नीचे हुई है तो हो गया। अब इसका विपरीत तो सामने ही होगा ना, तो ये कौन सी नदी कहलाएगी आपकी? क्या हुआ? नहीं आई समझ में ना? ये दोनों समझ में आई आपको? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है ना, एक बार समझ में आ जाए फिर क्लियर हो जाएगा। दोनों तो क्लियर हो गई। अनुवर्ती क्या होती है? वो ये ढलान की ओर गति करती है, और परवर्ती नदी क्या होती है? उसकी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो प्रत्यारोपित नदी होती है उसके ऊपर लेफ्ट से आ रही है, और इसके जस्ट जो विपरीत होती है ना, वो कौन सी होती है आपकी? नवानुवर्ती नदी। इधर से आके जो मिल रही है इसकी मुख्य नदी में प्रत्यारोपित नदी, और इसके जस्ट विपरीत में जो बात करेंगे प्रत्यारोपित के, वो कौन सी हो जाएगी आपकी? नवानुवर्ती नदी। ये बताना चाह रहा है। ये आया समझ में? ओके बिल्कुल, तभी तो उसका मैंने बताया पूरा। हाँ प्रत्यारोपित को इसको देख लेना आप, इंग्लिश में वर्ड है ना, गूगल कर लेना थोड़ा सा ट्रांसलेट। ये वाले क्लियर हुए आपको चारों? एक तरफ वो फ्लो कर रही है ढलान की ओर, दूसरे में क्या बताया हमने? 90 डिग्री। एक तरफ जो ऊपर से मिलेगी, और एक तरफ जो इसके प्रत्यारोपित सॉरी प्रत्यानुवृत्ति नदी की जो क्या होगी? वो अपोजिट हो गया ना, नवानुवृत्ति। अब हम इसमें बात करेंगे अक्रमबद्ध नदी में ना। अक्रमबद्ध नदी भी कितने प्रकार की होती है यहाँ पर? 2 प्रकार से। मैंने बताया था आपको, जब 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 आप अंदाजा लगाओगे तब तक आपका अंदाजा गलत जा रहा है ना, तो इससे मतलब ये है कि आपके तुक्के भी क्वेश्चंस के सही नहीं होते होंगे। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, अनुमान पर लगाते हैं ना, तो अनुमान पे ये लगाते ये हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं मैक्सिमम देखता हूँ तो वो गलत निकलते हैं ना। यहाँ पर क्या होती है, देखो ये चारों क्लियर आए ना समझ में आपको? उसके बाद में हम अक्रमबद्ध अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भी कितने प्रकार की होती है आपकी? 2 प्रकार की होती है। एक तो पूर्ववर्ती, और एक होती है आपकी अध्यारोपित। अब बोलेंगे सर इनका मतलब तो आपने एक ही बताया था अभी, कि इन नदियों के बीच में कोई मार्ग आता हो तो उसको काटते हुए वो क्या बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना हमें है ना। हाँ दिखाई नहीं दे रहा किसको? इधर आ जाइए ना। अच्छा ओके, ठीक है। क्या किया हमने? अनुक्रमबद्ध जो नदी है उसको कितने पार्ट्स में बांटा? 2 पार्ट्स में ना। तो पहले में कौन सी आपकी? पूर्ववर्ती, और दूसरे में अध्यारोपित। पूर्ववर्ती में क्या होता है? इस तरह से नदी क्या कर रही है? गति कर रही है ना, प्लेन में माना है ना। अब इनके बीच में क्या है? बीच में कोई पहाड़ वगैरह आ गया, कुछ भी आ सकता है ना, तो उसको वो काटते हुए आगे बढ़ जाएगी ना, वो कौन सी कहलाएगी आपकी? पूर्ववर्ती नदी है ना। ओके, इसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट, बिल्कुल लिख लीजिएगा उसको। ओके ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूंगा एंटीसीडेंट जो नदी की बात कर रहा हूं मैं, पूर्ववर्ती नदी। ये समझ में आई ना आपको? ये क्या करेगी? अपने मार्ग में कोई भी अगर ऊंचा स्थान आ जाएगा तो उसको क्या है? काटती हुई आगे बढ़ जाएगी। दूसरी बात करेंगे हम अध्यारोपित नदी की। तो अध्यारोपित नदी में क्या होगा, इसको अच्छे से समझना। जैसे कोई मैदान है, ओके,
उसमें आके अगर कोई नदी आके बह रही है, लेकिन जो आपका, जैसे मैं डायग्राम से समझा दूं, यहाँ पर कोई उच्च भूमि बनी हुई है ना, लेकिन क्या हुआ कई समय बाद यहाँ पर जो उच्च भूमि है ना, जो कठोर बना हुआ पत्थर वगैरह जो भी वहाँ चट्टान वगैरह बनी हुई, वो क्या है कई सारे धूल से इस तरह से कई लंबे समय तक ये चट्टानें वो ढक जाती है। ओके, यानी कि जो चट्टान बनी हुई है, कठोर पत्थर जो भी बना हुआ है वहाँ पर, वो क्या है ढक जाता है। फिर काफी लंबे समय बाद क्या है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, अंदर जम जाता है एक तरीके से। और फिर क्या होता है वो नदी आकर यहाँ पर क्या करेगी, गति करेगी, मतलब इस मार्ग से होकर जाती है। तो पहले किसका अपर्दन करेगी, वो उस मिट्टी का अपर्दन करेगी। ओके, फिर वो जो मिट्टी का अपर्दन हो जाने के बाद में वो कठोर चट्टानें आएगी, फिर उस कठोर चट्टान को काटती हुई वो आगे बढ़ेगी, उसको बोलते हैं हम अध्यारोपित नदी। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैं समझा देता हूँ एक बार और। जैसे कोई नदी अपने मार्ग में गति कर रही है ना, गति कर रही है, इसके मार्ग में कोई ऊंचा स्थान आ जाता हो, कोई इस तरह से पहाड़ वगैरह आ जाता हो, उसको काटती हुई वो क्या बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, तो वो किस में आ जाएगा, आपका पूर्ववर्ती नदी में। दिस सेकंड पॉइंट बताया मैंने, अध्यारोपित नदी में। इसमें क्या होता है, कोई भी ऊंचा स्थान है, कठोर स्थान है, वो कई सारे सेडिमेंट की वजह से, अवसादों की वजह से क्या हो जाता है, ढक जाता है ना। फिर उस मार्ग में होकर वो कोई नदी क्या करती है, गति करती है। तो पहले जो सेडिमेंट है वो अवसाद वगैरह उसको क्या करेगा, अपर्दन करेगा। फिर उसके बाद में जो चट्टान वगैरह निकलेगी ना, फिर उसको काटती हुई वो नदी आगे बढ़ जाए ना, उससे बोलते हैं अध्यारोपित नदी। शशांक आप क्लियर हुआ, आपको क्लियर हुआ सभी को ये? ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसका वर्गीकरण दो प्रकार से पढ़ा था। ये तो क्रमबद्ध तरीके से, एक अक्रमबद्ध, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं, जैसे कि कोई नदी है, अपन पढ़ते हैं वाटर डिवाइडेड, जल विभाजक, है ना। जैसे किसी नदी जल विभाजक हुआ कोई नदी का, वो क्या है अपने रूट से चेंज होकर वो दूसरी जगह जाने लगे ना। उसमें क्या होता है, जैसे कि कई सारे सेडिमेंट, अवसाद वगैरह, हाँ बिल्कुल वहां नहीं फ्लो कर रही है। फिर क्या होता है, वहां जैसे नई जगह पे कोई नदी फ्लो करेगी, तो वहां कई सारा अवसाद पड़ा हुआ है, तो पहले किसका इरोजन करेगी, वो उस भूमि का करेगी, है ना। उसके बाद में क्या होगा, नीचे से कठोर चट्टान वगैरह निकलेगी, फिर उसको काटती हुई वो आगे बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहले इसमें सॉफ्ट को करेगी इरोजन, उसके बाद में जो आपको कठोर चट्टाने आएगी ना, उसको काटती हुई आगे बढ़ेगी। अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे यहाँ पर हम, कौन कौन से इसको इफेक्टिव करते हैं। पहला देखेंगे तो इसमें कौन सा आएगा आपका, रॉक, चट्टान। अपवाह तंत्र अब तो क्लियर आ गया होगा ना सभी को समझ में। अपवाह यानी क्या होता है, नदी अपने मार्ग में क्या करती हैं, गति करती हैं, और उसमें जो सहायक नदी आके मिल जाती है, इस तरह से क्या बनाती है, जो जाल बना लेती है एक तरीके से, वह है क्या होता है, अपवाह तंत्र होता है। लेकिन वो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जान रहे। तो इसमें पहला कौन सा आ जाएगा आपका, सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र को इफेक्टिव कौन करता है, चट्टान करती है ना, रॉक। कैसे करती हैं चट्टाने, देखो चट्टान कैसी होती हैं, दोनों ही होती हैं, सॉफ्ट और हार्ड, कठोर भी होती हैं और आपकी
मुलायम भी होती है। जब कठोर चट्टान होंगी आपकी तो वो क्या करेंगे, उसमें इरोजन होगा। क्या होगा? हार्ड में इरोजन कैसे होगा? सॉफ्ट में होगा, है ना। यानी कि जो मुलायम चट्टान होगी ना, वहां से अगर नदी बहकर जाएगी ना तो वहां क्या होगा? अपर्दन होगा। ओके, अपर्दन होगा तो वो अपने साथ क्या ले जाएगी? सेडिमेंट ले जाएगी। ओके, जब सेडिमेंट ले जाएगी तो अपने जो मुहाने की बात करें हम, उसके जहाँ पर नदी अपना पानी गिराती है मुहाने पर, तो उस जगह पर क्या बन जाएगा आपका? डेल्टा बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा। ओके, डेल्टा बना। और जहां पर जिस स्थान पर डेल्टा बन रहा है ना, उस स्थान पर नई भूमि जाएगी, नई मिट्टी जाएगी बहाकर। जैसे हमने पढ़ा था उस समय जलोढ़ मिट्टी, जैसे पढ़ाया था मैंने आपको। एक तो कौन सी भूमि की बात करें? बांगर भूमि, और एक आपकी खादर भूमि, यही पढ़ा था मैंने। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल की बात करें, उपजाऊ मिट्टी की बात करें, तो कौन सी थी आपकी? खादर भूमि थी। क्यों थी खादर भूमि? इसके पीछे रीजन था आपका कि वो हर बार नई मिट्टी वहां पर क्या लाती है? बहाकर लाती है, इसलिए उस जो मिट्टी है उसको क्या बोलेंगे हम? उपजाऊ मिट्टी बोलेंगे ना। तो जो डेल्टा वाले स्थान की बात करें तो इसको हर बार क्या करती है? वो नदी अपने साथ में अवसाद लेके जाती है, नई मिट्टी लेके जाती है, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा फर्टाइल, है ना। उपजाऊ भूमि। आया समझ में ये वाला? क्या हुआ कि अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले पहला कारक पढ़ा था हमने, कौन सा था? रॉक। रॉक भी कितने प्रकार की होती है आपकी? 2 टाइप्स की होती है। एक तो सॉफ्ट होती है, एक हार्ड होती है। सॉफ्ट बोले तो मुलायम चट्टान, और एक कठोर चट्टान। तो मुलायम चट्टान से होकर नदी जाती है, जैसे हमने पढ़ा था जो हिमालय वाली नदियां अपने मार्ग से जो भी आता है चट्टान वगैरह उसको कट करती हुई आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो रॉक पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? आपकी सॉफ्ट पाई जाती है ना। तो इसी प्रकार जब सॉफ्ट पाई जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इरोजन करेंगे। इरोजन करेंगे तो अपने साथ सेडिमेंट वगैरह भी ले जाएंगे, और जाके मुहाने पर क्या करेंगे? डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा बनाएंगे तो वहां नई मिट्टी जाएगी, नई मिट्टी जाएगी तो वहां पर उपजाऊ भूमि होगी, वहां पर फसल वगैरह भी अच्छी होंगी। ओके, दूसरी तरफ हम बात करें हार्ड रॉक की। हार्ड रॉक में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एरोजन कैसा होगा आपका? कम होगा। क्या डेल्टा बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो एस्चुरी, है ना। क्या वहां पर जो मिट्टी लेके सेडिमेंट वगैरह जाएगा नहीं, तो वहां पर कोई इस तरह के चांस ही नहीं होते, है ना। तो पहला समझ में आया आपको रॉक वाला। दूसरा पढ़ेंगे हम इसका टोपोग्राफी के बारे में। ओके, एस्चुरी, है ना। ज्वार नद हिंदी में बोलते हैं एस्चुरी को, ज्वार नद, है ना। हाँ, ज्वार नद बोलते हैं एस्चुरी को। पहला पॉइंट समझ में आया रॉक वाला। दूसरा पढ़े हम टोपोग्राफी के बारे में। इसमें स्थल आकृति नदी अपवाह तंत्र को किस तरह से प्रभावित करेगी। तो सुना होगा हमने माउंटेन, प्लेटू और प्लेन, पर्वत, पठार और मैदान की बात की जाती है ना। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करेगी नदियों को? जैसे आपने देखा होगा माउंटेन की बात करूं तो इसमें जो नदी का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। ओके, जब ये इसका हाई होगा तो इसमें इरोजन भी कैसा होगा? इरोजन भी हाई होगा। इरोजन हाई होगा तो अपने साथ जो सेडिमेंट की बात करें हम, ज्यादा बहेगा। ये कंटिन्यूएशन बनेगी या नहीं बनेगी? तो इस तरह से माउंटेन माउंटेन क्या करता है?
इफेक्टिव करता है किसको, ड्रेनेज सिस्टम को। अब हम बात करते हैं प्लेटू की। प्लेटू बोले तो पठार, ओके। अब ये पठार में क्या होता है, इसमें भी इफेक्टिव पड़ेगा, लेकिन क्या होगा इसकी तुलना में कम। क्या करेंगे इसमें, इसकी तुलना में कम, क्योंकि इसमें ढलान वगैरह है वो कैसी होती है, कम होती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर पर्वत की बात की जाती है, पर्वत की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, 1000 मीटर से अधिक हाइट होनी चाहिए। हाइट के अलावा उसकी पीक होनी चाहिए, पीक बोले तो चोटी, है ना। और जबकि हम प्लेटू की बात करें तो इसकी भी हाइट होनी चाहिए, बट ये कैसा होता है, समतल होता है ना। तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा, इसकी अपेक्षा कम। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप, अगर वही नहीं लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दूं मैं आपको, इरोजन ये सब क्या होंगे यहाँ पर, कम होंगे। प्लेन की बात करें हम, प्लेन में स्लोप कैसा होता है, नहीं होता है। ढलान कहाँ होती है, देखो अगर हम देखें ये स्थल की बात करें, इसमें कोई ढलान है नहीं, है ना। जब स्लोप बिल्कुल ही जीरो होगा तो इरोजन कैसा होगा, अपरदन भी कम होगा। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं वहां पर माउंटेन में, इस प्रकार से यहाँ नहीं होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, इसमें कौन सी नदी आ जाएंगी, आपकी हिमालय वाली नदी आ जाती हैं। और इसमें प्लेन की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदी आ जाती है। क्यों, क्योंकि हम जो इतनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ते हैं वो कहाँ किस में मूव करती हैं, वो प्लेन में गति करती है ना। तो क्या अपने साथ इरोजन करेंगे, वो इरोजन नहीं करेंगे तो अपने साथ सेडिमेंट भी नहीं ले जाएंगे, अवसाद वगैरह। तो आपने देखा होगा जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियों से अधिकतर बाढ़ नहीं आती है, सुना होगा ना। प्रायद्वीपीय नदियों से मिनिमम आती है, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो मानसून पे ऊपर डिपेंड करता है। बट जो हम बात करते हैं ना जो हिमालय वाली रिवर की, उससे ज़्यादा क्या आता है, सबसे अधिक बाढ़ जैसी संभावना बढ़ती है, बाढ़ आती है। और क्यों आती है, वो वर्ष भर क्या करती हैं, अपने साथ पानी की गति करती हैं। और जो उनका जो पानी का एरिया की बात करते हैं तो वो कहाँ से आता है, ग्लेशियरों से आता है। और ग्लेशियरों में पानी कैसा रहता है, वर्ष भर रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो किस में गति करती हैं, आपकी प्लेन में गति करती हैं, तो अपने साथ बाढ़ नहीं लाती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तो ये कि आपका पहला रॉक वाला, दूसरा टोपोग्राफी अपवाह तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्योंकि माउंटेन, प्लेन और प्लेटू के कारण। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट बात करें हम, ढलान की। देखो डेल्टा वहां बनता है जहां पर नदी की स्पीड है ना वो कैसी हो, अधिक हो, है ना। देखो कुछ सेडिमेंट तो लेके जाएगी वो, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि पठार पड़ते वो भी ऊंचा होता है, बट उसमें क्या नहीं होता, पीक नहीं होता। तो उसकी जो नदियों का जो गति रहती है ना वो क्या होती है, माउंटेन की अपेक्षा कम होती है। अब साथ वो अपने साथ भी ले जाएगी, है ना। थर्ड बात करते हैं हम इसको प्रभावित करने वाले कारक, स्लोप के ढलान के ना। ढलान में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में लिया होगा किसी ने कि स्लोप में कि जो नदी गति करती है ना वो 3 स्टेज में करती है। क्या हुआ, ओके, आपने हाथ खड़ा ऐसे किया था इसलिए। ढलान की बात करते हैं हम यहाँ पर, चलिए मैंने बताया था आपको ना, जो नदी की गति है ना 3 प्रकार से बताई, याद है किसी को? इस प्रकार से बताया था मैंने आपके ना कि नदी क्या करती है, अपनी 3 अवस्थाओं में गति करती है। पहला बताया था मैंने यंग स्टेज, दूसरा मैच्योर स्टेज, थर्ड बताया था हमने ओल्ड एज।
हिंदी में बात करें तो अगर हम बात करें यंग की युवावस्था, अगर मेच्योर की बात करें प्रौढ़ावस्था, अगर मैं बात करूँ उसकी ओल्ड एज की तो इसकी आ जाती है आपकी वृद्धावस्था। जो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है? यंग स्टेज में होती है। मेच्योर में जाके कम हो जाती है और ओल्ड एज में जाके बिल्कुल उसकी गति क्या बन जाती है? धीमी हो जाती है। होती है या नहीं? ओके। वृद्ध अवस्था, तो यहाँ पर यंग स्टेज की मैं बात करूँ तो यंग स्टेज में जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा आकृति पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? आकृति पढ़ेंगे। कैसे आकृति पढ़ेंगे समझने की कोशिश करना। क्षिप्रिका, इसका इंग्लिश वर्ड देख लेना है ना, मैं देख नहीं पाया। क्षिप्रिका मिल जाएगा आसानी से, गूगल ट्रांसलेट करोगे। पहला मैंने बताया यंग स्टेज में जो नदियां बहती हैं ना वो क्या बनाती हैं? क्षिप्रिका बनाती हैं। क्षिप्रिका से समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो मैं समझा देता हूं इसको। माना ये ग्लेशियर वगैरह है ना, इससे नदियां क्या आ रही है? इस तरह से बहाकर आ रही हैं। तो ये नदियां क्या करेंगी? बीच बीच में कुछ ऐसी कठोर चट्टानें आ जाएंगी तो वो क्या करेंगे? इधर इधर इस तरह से क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्षिप्रिका टाइप में बना लेंगे। आया समझ में? अगर ये नदी इस तरह से आ रही है, एक ही मार्ग में आ रही है, उसकी अपेक्षा ये क्या कर रही है? थोड़ी थोड़ी इधर उधर क्या बढ़ जाएगा? उसका पानी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पाए? नहीं आया ना? एक बार बता देना फिर। यहां से कोई नदी बहाकर आई है ना, नदी बहाकर आई तो इस तरफ जैसे कुछ थोड़ा सा मार्ग यहाँ पर उनको क्या देखा? मुलायम देखा। इधर चली गई थोड़ी सी उसकी धारा है, इधर चली गई उनकी धारा है, थोड़ी सी इधर चली गई उनकी धारा है। इस तरह से क्या बना लिया उन्होंने? जाल टाइप का बना लिया है ना। ऊपर से जो नदी आ रही है ना, उतरते टाइम की बता रहा हूं मैं आपको। इस प्रकार से जो नदी ऊपर से ढलान से नीचे उतरेगी तो जो गिरते समय इस तरह से बना लेंगे है ना। ये कोई पहाड़ है, पहाड़ से जो नदियां गिरेंगी तो यानी कि इस समय जो उतर रही है नदियां तो वो क्या करेंगे? अलग अलग धारा टाइप को है ना, इस तरह से क्या करेंगे? वो बना लेंगे है ना। तो उसे बोलेंगे हम क्षिप्रिका। ओके। काटेगी, देखो मेन ग्लेशियर की बात करें जहां पर नदी गिर रही है ना, मुहाना बना रही है, वहां की बात कर रहा हूं मैं। मुहाना कहां बनाएगी? नदी के किनारे पे बनाएगी ना, उस जगह की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दूसरा, हाँ, आई आकार की घाटी। तीसरा सुना होगा वी आकार की। ठीक है, इनके बारे में पता होगा। जो फर्स्ट स्टेज में बहेगी नदियां उसमें कैसी संरचना बनाएगी? वो आई आकार की घाटी, वी आकार की। गॉर्ज के बारे में नाम सुना होगा। फर्स्ट स्टेज की जो बात कर रहे हैं उसमें आपने वाटरफॉल का नाम, जो गति करती है नदियां, जैसे हमने देखा होगा यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है ना, वाटरफॉल की बात करते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल में बता सकते हो आप? फर्स्ट स्टेज में बता सकते हैं ना। फर्स्ट स्टेज में क्या होती है? नदियां ऊपर से नीचे मूवमेंट करती है ना, तो इसी में बता सकते हो आप वाटरफॉल के बारे में। जलप्रपात, इतने प्रकार के स्ट्रक्चर आपकी यंग स्टेज में क्या बनाती हैं? नदियां बनाती है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी को कोई? हाँ बताए। हाँ, यू आकार की घाटी नहीं आएगी इसमें है ना, यू आकार की नहीं आएगी, वी आकार की आएगी। ठीक है, ये किस में होगी? आपकी यंग स्टेज में। सेकंड बचा हुआ है इसमें, सेकंड मैच्योर स्टेज में क्या आएगी? आपकी ओल्ड एज में क्या आएगी? इसको पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि सर आ गए हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम। ओके, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। गार्ज, गार्ज क्या होता है? वही